अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउड पर रफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ। नावल जो है वो फुल ऑफ सस्पेंस है, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हवेली बेस्ड है, फ्यूडल सिस्टम बेस्ड है, हिडन निकाह बेस्ड है। कितने सारे एलिमेंट एक ही नावल में हैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस इस नावल के साथ बहुत ज़्यादा है। तो ये नावल का चौथा एपिसोड है। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए। तो नावल को शुरू करते हैं। खान आपको बड़े खान बुला रहे हैं। सरस्वती पैगाम देकर फ़ौरन ही पलट गई थी। वो अपनी किसी ज़रूरी काम से शहर जाने का प्रोग्राम बना रहा था और सोच रहा था 10-11 बजे तक वापस आ जाएगा। वो गहरी सोच में मस्तरूफ़ उनकी ख्वाबगाह में चला आया और अंदर दाखिल होते ही चौंक पड़ा। रोशी कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस बाबा साहब और यावर अली ख़ान के दरमियान बेचारी सी बनी बैठी थी। यावर अली ख़ान हिज़्ब मामूल उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबारात में उलझे हुए थे। बाबा साहब रोशी से बातें कर रहे थे। आओ बारी, कहाँ थे भाई? आज तो सुबह से नज़र ही नहीं आए। मैं तो यहीं हूँ घर में, अभी अलबत्ता बाहर जाने वाला था और यही बताने आ रहा था आपको। बहुत अच्छे भाई, आज रोशी की आंख नहीं खुली जल्दी, मामा ने भी नहीं उठाया। सब बच्चियाँ तो चली गई, इम्तिहान नज़दीक है, छुट्टी से हर्ज होगा। तुम शहर तो जा रहे हो, ये और अच्छा है। इसे कॉलेज छोड़ते जाना। जाओ बेटी, तुम्हारा तो मसला हल हो गया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। बारी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई। बेहतर बाबा साहब। चलिए रोशी बीबी, आपकी जीप ले जाऊं बाबा साहब? हाँ हाँ, वही ले जाओ, चाबी जवाद के पास होगी। वो पलट गया, ये देखे बगैर कि वो आ रही है या नहीं। बाबा साहब का हुक्म हो चुका था, अब तामील तो होना ही था। वह जवाद से चाबी लेकर आया तो वो जीप की पिछली सीट पर बैठी हुई मिली। वो बड़े जन्नाटे से जीप ले उड़ा। कच्चा रास्ता तय करके जब बड़ी सड़क पर आई तो रफ्तार धीमी करके बैक मिरर सेट करने लगा। अगर तुमने मिरर में मुझे देखने की कोशिश की तो मैं जीप से छलांग मार दूंगी। वो भूखी शेरनी की तरह उर्राई। मिरर पर हाथ रखते ही वो उसकी नीयत भाप गई थी। उसने हटा लिया। एक झलक तो बहरहाल देख ली थी। वो रो रही थी। उसके दिल को बहुत अफसोस सा हुआ था। आपके पापा तो वहीं मौजूद थे, आप अपने दिल की बात उनसे कह सकती थी। वो आपकी सिफारिश कर सकते थे। नहीं है वो मेरे पापा। बाबा साहब को किसी भी पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं। पापा ही की वजह से वो इतना ज़ोर देते हैं। और पापा वो सिर्फ डीसी हैं, हर शय ए क्लास पसंद करते हैं, औलाद को भी चीज़ ही समझते हैं। कम पढ़े लिखे रह गए तो इंसल्ट होगी। कॉलेज में हाज़िरियाँ पूरी होनी चाहिए, वरना कॉलेज में सब क्या कहेंगे कि डीसी की बेटी किस कदर गैर मंजम और बेढंगी तालिबा है। ख़ुद भी पत्थर के हैं और हमें भी पत्थर का समझ रखा है। उसकी बाकायदा सिसकियाँ शुरू हो गई थी। मेरी माँ को भी इन लोगों ने इसी तरह सिसका कर मारा होगा और अब खाला से दूर रखने की कोशिश करते हैं। खुद तो कभी शायद खाला मामू से मिलाने भी ना ले जाते, उनकी मेहरबानी के वो आ गए तो भी उनके साथ वक्त गुजारने नहीं देते। अब हिचकियाँ बन गई थी और बारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। उसने घने दरख्त के नीचे जीप रोक दी और आँख बचाकर मिरर सेट कर लिया। आप इस तरह रोती धोती कॉलेज पहुँचेंगी? उसने उसे मिरर में देखते हुए सवाल किया। तुम्हें क्या? और जो रास्ते में किसी ने मुझे पकड़ लिया कि साथ बैठी लड़की रोती क्यों जा रही है? अपनी आंखों से रो रही हूँ, किसी को क्या तकलीफ़ है? वो बिगड़ उठी। मगर देखने वाले तो मुझे ही ज़िम्मेदार समझेंगे। वो ज़िद हो गया। तो तुम ही तो हो ज़िम्मेदार, अगर ज़रा सा साथ दे देते। अच्छा बस बात नहीं करो मुझसे, मैं रोना चाहती हूँ, मुझे रोने दो। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? यही तकलीफ़ है, जीप चलाना मुश्किल हो रही है। वो बड़बड़ाया। बारी, मुझे यहीं उतार दो, ना मैं कॉलेज जाऊंगी ना घर, यहीं किसी कुएं में छलांग मार दूंगी। वो जीप से उतरने लगी। बारी ने बड़ी फुर्ती से घूमकर उसका बाजू दबोच लिया। होश में तो हैं आप? उसे सचमुच गुस्सा आ गया। बारी प्लीज़। वो उसके बाजू से चेहरा टिकाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सोचती नज़रों से उसे बगौर देखने लगा। यकीनन उस पर आला दर्जे का डिप्रेशन तारी था। रोशी, क्या ऐन सड़क पर तमाशा बनवाएंगे आप? आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आगे आ जाएं, क्योंकि इस तरह इस सूरत हाल में मुझसे ड्राइव ना हो सकेगी। प्लीज़ रोशी। वो खामोशी से सिसकियाँ भरते उसके बराबर आकर बैठ गए। बारी उस वक्त शदीद दुख की कैफियत में मुब्तला था। रोशी, अगर मैं कहूँ कि आपका एक एक आंसू मुझ पर अज़ाब बनकर नाजिल हो रहा है तो क्या आप मुझ पर रहम करेंगी? सब लफाजी हैं, किसी पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। मैं तो खूनी रिश्तों को भी देख चुकी हूँ। वो फिनकारी। मोहब्बतें, इनायतें तलाश करने और गौर करने से नहीं मिला करती, किस्मत से मिलती हैं।
तुम्हारी इनायत भी मैंने देख ली है। एक तुम पर ही भरोसा था, तुमसे ही तो उम्मीद थी, इसीलिए तो हर मसले पर दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास जाती थी। मुझे हमेशा से यूं ही महसूस होता था कि मेरा कोई भी मसला होगा तुम मिनटों में हल कर दोगे, मगर नहीं, तुम भी इसी सिस्टम का एक पुर्जा हो। अब मुझे तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं होगी। मेरे सीने में भी एक दिल है रोशी, इतना आजमाना भी अच्छा नहीं होता। उसके लहजे में बेहद शाइस्तगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरानी से उसे देखने लगी। यही कि मैं एक इंसान हूँ, बातों के ज़ख्म मुझे भी इस तरह खाते हैं जैसे दूसरे इंसानों को, मगर आपको मेरी परवाह क्यों हो? उसने स्पीड बहुत आहिस्ता कर दी थी। मुझे अब दुनिया के किसी इंसान पर भरोसा नहीं, मैं अपनों के ज़ख्म खोड़ हूँ। वो फिनकारी। आप अपनी सोच पे मुख्तार हैं, जो चाहे सोच लें। उसने बेदिली से गियर बदला। तुम बहुत लकी हो बारी, तुम्हारा यहाँ कोई खूनी रिश्ता नहीं। तुम बहुत सारे तकलीफदा इंकशाफात से महफूज हो। तुम मेरे मसाइल नहीं समझ सकते। उसने चादर से आंखें पोंछ डाली। इंसान को गलत फहमी भी हो सकती है। बारी ने कुछ अटती निगाह उस पर डाली। गलत फहमी, कलेजा मेरा पड़ता है, रातों को मैं जागती हूँ, खून के आंसू मेरी आंखों से बहते हैं। ये सब गलत फहमी का करिश्मा है। जो चीज़ जो बात गलत महसूस होती है वो अगर वहम हो तो कुछ अरसा बाद सच्चाई साबित हो जाती है। ये कैसी मुसलसल गलत फहमी है? वो तल्खी से बोली। बारी ने निचला होठ दांतों तले दबाया। बारी जी, ये जो लड़कियां घरों से भागती हैं, सब की सब फिल्म एक्ट्रेस बनने के लिए थोड़ा ही भागती हैं। मेरी जैसी भी होती हैं जो जंजीरें तोड़ना चाहती हैं। शट अप प्लीज़। क्या वाही तबाही शुरू कर दी आपने? वो बरहम हो गया। तुम करो नमक हलाली, कौन रोक रहा है तुम्हें? मगर मैं सच कह रही हूँ। वो अटल थी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसने आपको इज़्ज़तदारों में पैदा किया है, रोटी कपड़े के मसले से बेनियाज किया है, सलाम लेने वालों में शामिल किया है। महज एक आदरमान रह जाने पर सारा मलिया मेट तो ना करें। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं जो रोटी के मसले में उलझ कर भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी की जदोजहद करते हैं। कितने लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो मसाइल के अंबार में दबे हुए हैं और साथ अपनी तालीम के बंदोबस्त में उलझे रहते हैं। घंटों धूप में चलते हैं, लालटेनों में 60 पावर के बल्ब में रातों को जाग कर पढ़ते हैं, जबकि अगले दिन उन्हें सिर्फ इम्तहान ही नहीं देना पड़ता, रोटी की फ़िक्र भी करना पड़ती है। आप हासिल नेमतों पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें, नाशुक्री की फुर्सत नहीं मिलेगी। मत बोलो इतना, दिल में आग लगी हो तो किसी बात का असर नहीं होता। उसने तल्खी से बारी की बात काट दी। तो मुझे कॉलेज के गेट पर उतार देना, मगर मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उसके लहजे में ज़िद थी। फिर कहाँ जाएंगी? उसने हैरत से मगर बरहम अंदाज में उसकी तरफ देखा। जहाँ मेरा दिल चाहेगा। वो इत्मीनान से गोया हुई। कहीं का नहीं रखेगा आपको ये दिल, वो नाराज़गी से कह रहा था। तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सी मेरी परवाह है? वो नाराज़गी से बोली। तो फिर ऐसा करता हूँ, ये जीप कहीं दे मारता हूँ, ये सबसे अच्छा हल है, सब मसले ख़त्म। मगर तुम क्यों नुकसान का सौदा करते हो? वो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोली। तो फिर इसका मतलब है कि 2 बजे तक मैं कॉलेज के गेट पर ही मौजूद हूँ। उसने तवील सड़क पर पहला मोड़ काटा। फ़ायदा इसका, कॉलेज में तो 3 गेट हैं, 2 बड़े और 1 छोटे। वो दिल जलाने वाले अंदाज में हंसी। शहर पहुंचते ही पहला काम ये करता हूँ कि घर फ़ोन करके यावर चचा को बुलाता हूँ, वो खुद संभालेंगे। उसने गोया धमकी दी। बुला लो। आप क्या चाहती हैं? वो झुलाया। बारी, तुम्हें मुझसे ज़रा हमदर्दी नहीं? वो फिर रोने को हो गई। बारी ने गर्दन मोड़कर उसकी सिम देखा। मुझसे इतना मत बुलवाएं कि मुंह से कुछ सरजद हो जाए। वो आहिस्तगी से गोया हुआ। क्या मतलब? उसे वाकई कुछ समझ में ना आया था। मतलब ये कि मुझे मेरी औकात में रहने दें। उसकी नज़रें सामने जमी हुई थी। रोशी ने उसकी सिमत बगौर देखा। ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए, गर्मी की वजह से कमीज़ के आस्तीनों कोहनियों तक पलटे, वो बहुत शानदार नज़र आ रहा था। अगर तुम्हारी अम्मी होती तो तुम्हें देखकर कितना खुश होती। उसकी रौ बह गई। क्यों? तुम बहुत स्मार्ट हो, वो मासूमियत से कह रही थी। बारी मुस्कुरा दिया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, माँ अपने बच्चे से किसी वजह से मोहब्बत नहीं करती, वो बस मोहब्बत करती है, चाहे उसकी औलाद बदशक्ल हो या खुद शक्ल। बारी, तुम और छोटे भैया तो को एजुकेशन में पढ़ते हो, तुम्हें लड़कियाँ पसंद तो करती होंगी। बारी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी तवज्जो इधर उधर हुई। रोने पीटने का अमल तो तमाम हुआ। हाँ, बाज़ तो अभी भी फ़ोन करती हैं। वो मुस्कुराया। क्यों? पसंद जो करती हैं। फिर तुम क्या कहते हो? उसने उचटती नज़र उस पर डाली। यही कि शादी तो मैं अपनी पसंद से करूँगा। तुम किसी को पसंद करते हो? उसके दिल को जाने क्या हुआ। भाई क्या पता कौन कब पसंद आ जाए। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी दुल्हन कैसी होनी चाहिए? 5.5 फीट कद होना चाहिए और 5.25 फीट लंबे बाल, चेहरा ऐसा हो जिसे देख देख कर दिल न भरे,
5.25 फीट लंबे बाल। रोशी की आंखें फैल गई। उसने लाशऊरी तौर पर अपने कटे हुए बालों पर हाथ फेरा। चादर के ऊपर ही सही, फिर तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। इतने लंबे बाल तो शायद ही कहीं हो। उसने मायूसी से कहा। आप गमगीन ना हो, है एक ऐसी लड़की। उसने गोया तसल्ली दी। कहाँ? ज़मीन पर। जाहिर है आसमान पर तो होने से रही। न जाने क्यों उसका मूड ऑफ हो गया। नाम क्या है? वो बददिली से पूछ रही थी। जल्दी क्या है, नाम भी बता देंगे, बल्कि मिलवा भी देंगे। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। रोशी चुप हो गई। कॉलेज आने वाला है, तुम चले जाना अंदर, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी। वो फिर अड़ गई। कहाँ बैठी रहेंगी? वो हैरान हुआ। जीप में, और कहाँ? वो झिल्लाई। और जो मेरा काम है वो कब करूँगा? तो फिर अपने काम से चलो, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। मुझे तो आज उसके पास भी जाना है। उसने मुस्कुराहट रोककर कदरे संजीदगी से कहा। तो मुझे भी मिलवाओ ना उससे। उसने आहिस्तगी से कहा। अभी नहीं, फिर सही। उसने स्पीड एकदम बढ़ा दी। रोशी एकदम चुप सी हो गई, जैसे उलझ सी गई हो। बारी ने खासी देर उसे मुखातिब नहीं किया। वह सामने भी नहीं देख रही थी, सर झुकाए किसी ख्याल में गुम थी। क्या सोच रही हैं? उसे जैसे रोशी पर तरस आ गया। जीप के यख माहौल में जैसे बाद नसीम चलने लगी थी। बाज़ औक़ात किसी की चुप कितनी खुशगवार होती है, लाखों खतीबों के खत्ताब पर भारी। सोच रही हूँ बाज़ लोग कितने खुशनसीब होते हैं, कितने आसानी से मोहब्बत और तवज्जो हासिल कर लेते हैं, और बाज़ इंसान कितने बरतर और मुअज़्ज़िज़ होते हैं, मगर कितने महरूम होते हैं। उसके लहजे में अजीब सा दुख था। बारी जी, वहाँ हवेली में हर कोई तुम्हें अजीज़ रखता है। कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है। ताबेदारों से लोग इसी तरह मोहब्बत करते हैं। उसके लहजे में नामालूम सी चुभन दर आई। कॉलेज आ गया है। उसने गेट के सामने जीप को ब्रेक लगाए। तुम पढ़ लो मेरे हिस्से का जाकर, कह तो दिया है तुम्हें कि नहीं जाऊंगी। वो फिर से काट खाने को दौड़ी। घर की दूसरी लड़कियां भी कॉलेज में मौजूद हैं, बाबा साहब को पता चल जाएगा तो चल जाए। उसने ज़िद्दी अंदाज में बारी की बात काट दी थी। मेरे बारे में भी कुछ सोचिए, वो बेबसी से कह रहा था। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है बेकार बातें सोचने के लिए। तुम्हारे बारे में तो वही लंबे बालों वाली सोचेगी जिसके शामत ने धक्का दिया। वो तलके से कहकर इत्मीनान से फैल कर बैठ गई। बारी की मुस्कुराहट बड़ी बेसाख्ता थी। रोशी प्लीज़ आज कॉलेज चली जाएं। आइंदा मैं आपके हर घरेलू झूठ में आपका साथ दूंगा। महीने में 2-4 मरतबा आपको वो मीटिंग करवा कर छुट्टियाँ दिलवा दिया करूँगा। आपकी किसी मनपसंद रिश्तेदार की आमद पर आपकी सख्त तबीयत ख़राबी का इश्तिहार मुश्तहर करा दिया करूँगा। आपके हर मामूली नज़ला व ज़ुकाम को एक सूद व बुखार में तब्दील ना कर दूँ तो मेरा नाम बारी नहीं। प्लीज़ रोशी, सिर्फ आज। अच्छा, मैं कॉलेज में खुश्क लेक्चर सुनूं और तुम उस लंबे बालों वाली के साथ मज़े उड़ाओ। वो तो दूसरी तरफ से पटरी से उतर गई थी, ज़रा टच से मस ना हो रही थी। आपके सर की कसम, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं जाऊंगा उसके पास। उसने गोया अपना सर पीट लिया था। रोशी बड़े तफाखर से मुस्कुराई। फिर अब कहाँ जाओगी? एक ज़रूरी काम है, और भी काम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। वो बेचारगी से बोला। बारी, तुम मुझे पटाकर कॉलेज में भेज रहे हो। अगर आइंदा तुमने बहाना बनाने में मेरा साथ ना दिया तो मैं बड़ी भयानक बद्दुआ करूँगी। उसने धमकी दी। मसलन? वो मुस्कुरा रहा था। यही कि अल्लाह करे उसके सर में खुश्की हो जाए, उसके सारे लंबे बाल गिर जाएं। बारी का कहकहा बेसाख्ता और भरपूर था। वो जीप से उतर गई थी। बारी ने उसकी फ़ाइल और किताबें आगे को झुककर उसे थमा दी। बारी, तुम ये ना समझना कि मैं हार गई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी ज़िद तोड़ रही हूँ, इसलिए कि इधर सब बहुत बेरहम है। जाने तुम्हारे साथ क्या करे। उसने खटाक से जीप का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी खातिर? वो मुस्कुरा दिया। अभी तो बहुत मज़े हैं। रोशान यावर अली ख़ान, कहीं अपनी खातिर पे लगा दिया तो हम अपने ज़ब्त और ज़र्फ़ को आजमाएंगे, पर तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये कैसे फूल खिलाए हैं मेरे चहारसू के बजाय महक के तपिश आ रही है। उसने इंजन स्टार्ट किया और बड़े ढीले ढाले अंदाज में एक्सेलरेटर पर पाँव दे मारा। क्या सोच रहे हो? वो उसके करीब बैठ गया। दीवाने के ख्वाब मसलन? उफ़, वो रोए ताबनाक चशम तर मेरे लिए, हाय वो जुल्फ़ परेशान था कमर मेरे लिए। वो शेर पढ़ते हुए हंस दिया। इस हाल में भी ऐसे सोचते हो? उसने हमदर्दाना नज़र उसके वजूद पर डाली। इस हाल में ही तो उन ख्वाबों का मज़ा है, मगर तुम क्या जानो। भाई, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, कुछ आगे का भी सोचो। उसने मुखलिसाना मशवरा दिया। क्या सोचना है आगे का? जो सोचना था सोच लिया। जो जहन्नम में भी फिरदौस से बदामा होंगे, देख लेना वही हम ही सोख्ता सामा होंगे।
वो तलखी से हंस दिया। तुम सुनाओ यार, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? तुम्हारी मर्ज़ी की गुजर रही है। अब तो ज़रा चलता हूँ तो टांगें जवाब दे जाती हैं। सोचता हूँ मेरे मरने के बाद घर वालों का क्या होगा। वह जर्दगी से गोया हुआ। लड़की कहीं मांगी हुई है? कौन मांगने आता है गरीब की बेटी। अब तो दिन रात यही फ़िक्र है कोई अच्छा वर मिले तो उसके हाथ पीले कर दूँ। वो यासियत से आसमान तकने लगा। तेरे अपने भी तो होंगे। अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। कहाँ लाऊं अपने? लाल खान भी आजकल शादी के चक्कर में है। क्या हाँक रहा है? मेरी लौंडिया तो मुश्किल से 19 में लगी होगी। उसे गुस्सा आ गया। जहेज़ नहीं लेगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। उम्र की बात छोड़, मर्द तो साठा और पाठा होता है। भाई कोई उम्र नहीं निकली जा रही। 3 मर्द दफन किए हैं, एक जिंदा दफन कर दूं? वो मज़ीद भड़क गया। अरे तेरी सोच का फेर है। ऐश करेगी तेरी लौंडिया, वो बेनियाजी से कह रहा था। बुढ़े के साथ? वो मज़ीद मुश्तइल हुआ। मेरे जैसे 10 जवानों पे भारी है वो। हाय हमारी गुमशुदा जवानी। क्या कहे किस तरह से जवानी गुजर गई। बदनाम करने आई थी, बदनाम कर गई। देख भाई, गरीब के मकान में रास्ते बहुत होते हैं। कब तक करेगा लौंडिया की हिफाजत? अपनी ज़िंदगी में उसकी शादी कर दे। वक्त का क्या भरोसा है। यही तो मैं चाहता हूँ, मगर कोई ढंग का रिश्ता तो मिले। पता नहीं तुम ढंग का रिश्ता किसे कहते हो। लाल खान नरचा है, पैसे में खेलता है। भूखा नहीं मारेगा तेरी लौंडिया को। ना भाई, उम्र का बड़ा फ़र्क है। तेरी उम्र का भी होता तो कोई बात नहीं थी, उसने सोचते हुए जवाब दिया। बस तो फिर ब्याह दी तूने लड़की? उसने घास नोचते हुए मायूसी से कहा। खून डाल रहा हूँ, घर के चिराग में रोशनी हो ही जाएगी, उसने नकाहत भरे लहजे में जवाब दिया। वाह भाई, क्या डायलॉग मारा है। मगर भाई, डायलॉगों से लड़की की शादी नहीं होगी। मैं तो खुद तेरी बेटी का रिश्ता मांग लेता, पर मुर्दों की शादियाँ नहीं होती। ये तो तेरे अपने करन हैं, मुझे तो बड़ा तरस आता है। उसने दुख से उस हड्डियों के पंजर पर नज़र डाली। देख भाई गुलाम अहमद, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुझसे। घरवाली से बात करके देख, शायद उसे ये बात समझ में आ जाए। हाँ, अब तू मेरे घर में फसाद डलवा दे, उसने तलखी से जवाब दिया। तू मुझे घर ले चल, मैं कर लेता हूँ बात। सारे घर के बर्तन तोड़ डालेगी तुझ पर, तुझे उसका पता नहीं। उसने उसकी नासमझी पर गोया मातम किया। देख गुलाम अहमद, आज लाल खान जैसे किस्मत से तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो क्यों अपनी औलाद का दुश्मन हो रहा है? अपने जैसे नसीब का दामाद देख रहा है जो खून बेच बेच कर वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाए। ये कोई ज़रूरी तो नहीं। वो वाकई मायूस नहीं था। तेरे घर में तीसरे दिन गोश्त पकने लगा है, नवाब पहुंचना शुरू हो जाएंगे अब। वो तलखी से हंसा। गौर कर मेरी बात पर। वो सोच में गुम हो गया। क्या सोचने लगा? आरिफ को अपनी बैरिस्ट्री पर बड़ा भरोसा था। उसकी आंखें मायने खेज अंदाज में चमकने लगी थी। सोच रहा हूँ शायद तू ठीक कह रहा है, बात करके देखूंगा घरवाली से। ये हुई बात ही नहीं करनी, ऊंच नीच भी समझाना है। उसने पत्ता फेंका। वो सर डालकर फिर गहरी सोच में गर्क हो गया। जुनून से मासूम कौन सी चीज़ है बता दे। वफा के शोलों को सर्द करना है, आग ला दे। दिल हज़ीं को तेरा ये पैगाम डस रहा है कि मैंने तुझको बुला दिया, तू मुझे बुला दे। आरिफ की आवाज़ में दिल चीरने वाला सोच था। वो ख्याल से चौंका था। 2 मोती आरिफ के आंखों के गोशों से टूट कर गिरे थे, जो उसने देख लिए थे। 11:30 या 11 का अमल था जब उसने गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। नींद ज़रूर टूटी थी, मगर शायद थकान की वजह से दोबारा गाफिल हो गई थी। मगर इस बार एकदम हड़बड़ाकर जागी थी। यूँ महसूस हुआ था जैसे पर्दे के पीछे मखफिल दरवाजे पर कोई धड़ाम से आकर गिरा हो। धप की आवाज़ के साथ जंजीर के झपकने की आवाज़ भी वाज़ेह थी। वो छलांग मारने की सूरत में बिस्तर से नीचे आई। दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। वो सीधी दरवाजे से मुल्क बंद दरीचे की तरफ आई थी। शीशों के उस पार पर्दा हटाकर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने दरीचे नीम वाह करके बाहर झांकने की कोशिश की। बारी, खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम करो। मैं कहीं नहीं जा रही, बस खुली हवा में ज़रा सांस ले रही थी। देखो मेरे पाँव में जंजीरें, इतना वज़न उठाकर कहाँ भागूंगी। हिचकियाँ और सिसकियाँ। वाहिन की तो टांगें जैसे बेजान हो रही थी। वो अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। भला आखिर 2 हेवले नज़र आ गए। निगाह ज़रा जमी तो हेवले वाजे होने लगे। बारी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा था। नीचे घास पर एक औरत 2 जानों उसके सामने हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ा रही थी। माहिन की तो सांसें कदरे बहाल हुई, मगर हलक एकदम खुश्क हो रहा था। देखो तुम्हारी सज़ा तकलीफ दा हो सकती है अगर बाबा साहब को भनक पड़ गई। सब सो रहे हैं अपने ठंडे कमरों में, किसी को होश नहीं। मैं ज़रा देर हवा में बैठूंगी। औरत ने बारी की बात काट दी। मैं भी तो सोना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उसकी आवाज़ बेहद आहिस्ता थी।
तो सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। देखो कितनी वज़नी बेड़ियाँ हैं, मैं इतना वज़न उठाकर भला भाग सकती हूँ। वो सिसक पड़ी। ये कौन है? माहिन के जहन में सवाल बेदार हुआ। खुदा के लिए मुझे परेशान नहीं करो, चलो अपने ठिकाने पर। लम्हाती सुकूत फिर टूट गया। उधर कोठरी में बहुत हब्स है, दम घुट जाएगा मेरा। तुम सज़ा काट रही हो, गुलामों को फरमाइश नहीं सचती। भारी कितना मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। ये तो उम्र भर की सज़ा है, 2 घड़ी खुली फ़िज़ा में गुजारने दो। वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। देखो, अगर तुम बाज नहीं आओगी तो मैं खान को बुला लूँगा, वो ज़िद होकर कह रहा था। वो जैसे एकदम लरस कर खड़ी हो गई। बेड़ियों का शोर सन्नाटे में गूंजा। तुम तो बहुत अच्छे हो बारी, वो लजाजत से कह रही थी। ना मैं अच्छा हूँ ना बुरा, मैं बस वही हूँ जो खान की मर्ज़ी है, वो खासी तल्खी से कह रहा था। 2 घड़ियाँ हो गई हैं, चलो या बुलाऊं खान को, उसने बरहमी से कहा। ऐसा करो, खान को बुला लो, शायद वो तैश में आकर मुझे ज़िंदगी के जाल से आज़ाद कर दे। ये रोज़ रोज़ का मरन तो ख़त्म हो। वो घास पर बैठ गई। बारी उलझकर अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। फितरी अस्तरारी कैफियत थी। उसी दम बड़े फाटक पर गाड़ी की हेडलाइट पड़ी और ज़ोर से हॉर्न चीखा। बारी ने चौंककर फाटक की सिम देखा। देखो, खुदा के लिए अंदर भाग जाओ, पता नहीं कौन आ गया है, उसने जैसे इस बार इल्तिजा की थी। हॉर्न फिर ज़ोर से बजा था। बारी कभी गेट की तरफ कभी औरत की तरफ देखने लगा। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। हॉर्न पे दर पे बजा। बारी ने फाटक की तरफ कदम बढ़ाए, मगर इससे पहले खोकर वहाँ पहुँच चुका था। खटखट की आवाज़ के साथ फाटक वाह हुआ और एक जीप तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। हेडलाइट्स की रोशनी में लम्हे भर को बाहर की एक एक चीज़ वाज़ेह हो गई थी। बारी ने फाटक की तरफ से तेज़ी से पीठ मोड़ ली थी। नीचे बैठी हुई औरत अपने बैठने के अंदाज और खुले बालों के साथ किसी अजीम मुसव्विर का अनमोल फनपारा नजर आई। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। जीप पोर्टिको में जाकर रुक गई थी। माहौल पर फिर से तारीकी का गिलाफ चढ़ चुका था। माहिन एक टक साकित खड़ी सुन भी रही थी, देख भी रही थी। उसने एक दराज कामत मर्द को उन दोनों की तरफ आते देखा। मंजर पहले से ज़्यादा काबिल तवज्जो तो हो रहा था। आने वाला सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था। रंग साफ था, जो अंधेरे में भी वाज़ेह हो रहा था। थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हल्का पड़ जाता है अगर इंसान खासी देर से अंधेरे में देख रहा हो। मगर यहाँ मसला ये था, जिस जगह वो वाक़ई अमल पज़ीर था वहाँ दरख्त बेहद घने थे। अस्सलाम वालेकुम खान, बारी की आवाज़ ने माहौल में अरताश पैदा किया। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ क्या कर रही है? आवाज़ में बला की गंभीरता थी। बाहर आ गई है, जाने कैसे, सुन नहीं रही, ये शिकायत थी। अब भी इसके दिमाग ठिकाने नहीं लगे। और क्या चाहती है? लहजे में सख्त बरहमी थी। इसकी बेड़ियाँ खोलना बंद कर दो, ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ ज़रा सी भी रियायत की जाए। भला की नाराज़गी थी। औरत ने आगे बढ़कर आने वाले के पांव थाम ली। आपकी गुनहगार हूँ, आप ही रहम करेंगे तो जान छूटेगी। सबसे आखिर में आज तुम्हारी कोठरी में कौन गया था? नौवार्ड के लहजे में गज़ब भी था और सवाल भी। बड़ी हकारत से उसने पाँव पीछे हटाए थे। वो सिसकती रही। क्या पूछ रहा हूँ? नौवार्ड के लहजे में फुनकार थी। सरस्वती खाना लाई थी मेरे खान। बड़ा ना समझ में आने वाला स्टाइल था। बारी, सरस्वती अगर सो चुकी है तो उसे उठाओ। इसके साथ इसकी कोठरी में 2 दिन के लिए बंद कर दो। उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं है। सरस्वती को बंद कर दो, जब वो कोठरी से बाहर आएगी तभी खाना खाएगी। चलो उठो, जाओ कोठरी में। लहजा वाज़े तहकुमाना था। औरत खड़ी हो गई। एक बार कह दे कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, फिर चाहे मेरी जान ले लें। आपका नाम लेकर सूली चढ़ूँ, जिंदा जलूँ, दीवारों में चुनवा दी जाऊँ, पत्थर खाऊँ। शट अप, नौवार्ड ने खासी बुलंदी आवाज़ से उसे टोका। देख रहे हो बारी, नॉनसेंस, इसे ले जाओ यहाँ से, फॉर गॉड सेक। ने जैसे बमुश्किल अपने गुस्से गज़ब पर काबू पाया था। औरत धीरे धीरे चलते हुए पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। उसकी सिसकियाँ माहौल में एक दुख का दिल दहला देने की तासीर बिखेर रही थी। उस पर मुतज़ाद बेड़ियों की झनक। मैंने सुना है घर में मेहमान आए हैं। नौवार्ड जाते जाते फिर बारी की सिमत पलटा। मुनीब अहमद की सबसे छोटी साहिबजादी आई हुई हैं। बारी की आवाज़ हुनूस धीमी थी। यावर भाई यहीं हैं? जी। कितने दिन से छुट्टियों पर है? 5 दिन हो गए। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। इतनी रात को फिर वापस जा रहे हैं? बारी ने हैरत से सवाल किया था। हम चंद दोस्त यहाँ शिकार पर आए थे, वो साथ वाले गांव में ठहरे हुए हैं। तो मत जिक्र करना मेरे आने का, 2-4 दिन बाद आ जाऊँगा। और हाँ, उसका ध्यान रखा करो, बाज़ औक़ात बच्चे स्टडी की वजह से जाग रहे होते हैं। सरस्वती को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बाबा साहब पूछे तो बता देना मैंने कहा है।
बेहतर। बारी गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा जहां औरत गई थी। नौवार्ड ने चंद मिनटों बाद ही जीप बैक की थी और बारी ने फाटक खोल दिया था। माहिन तो खड़े खड़े जैसे पत्थर हो गई थी। दिल इस तरह धक धक कर रहा था जैसे अंदर नौबत बज रही हो। वो अपने आप को तकरीबन घसीटती हुई बिस्तर तक लाई। कौन थी ये औरत? बहन एकदम मंजर से गायब हुई थी। इस तरह का शक पैदा हो जाना अनोखी बात नहीं थी, मगर बारी का इसके साथ तर्ज कलाम किसी तरह साबका मालकिन होने का पता नहीं दे रहा था, बल्कि बारी का अंदाज मालिकाना, आज़ादाना और कदरे तहक्कुमाना था। फिर कौन है? आने वाला कौन था? अपने अंदाज से तो यहाँ के हाकिमों में से एक लगता था। आया था तो चला क्यों गया? औरत उसे फ़ौरन पहचान के उसका अंदाज़ बता रहा था। वो किसी बात की माफ़ी मांग रही थी। माहिन को यूँ महसूस हुआ उसके दिमाग के शरियाने फट जाएंगे। उसने पास रखे गिलास में पानी उड़ेला और एक सांस में पी गई। कदरे बहाली महसूस हुई। नींद का तो अब दूर दूर पता न था। क्या बारी आने वाले का हुक्म बजाय लाएगा, सरस्वती को जगाएगा? जहन ने एकदम पलटा खाया। वो उठ खड़ी हुई। अब उसके कदम दरवाजे के सिमत उठ रहे थे। वो दरवाजे के पास ठहर गई। नाइटी के गले में पड़ी डोरी लूज़ हो रही थी। उसने डोरी खींचकर गला तंग किया और बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला, मगर खौफ और वहशत से एक सानिये को अपनी जगह जम कर रह गई। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने वहशत ज़दा होकर दरवाजे को 2-3 झटके दिए, मगर वो किसी गहरे राज की तरह मुकफिल था। वो धीरे धीरे चलती हुई वापस अपने बिस्तर पर आ गई। बज्जू, आप पर क्या गुजरी थी? कितना नामानुस और शफ़ाक माहौल है अजनबियों के लिए। वो आड़ी तिरछी बेड पर ढह गई। कुछ देर पहले के वाक़यात बार बार किसी फिल्म की तरह जहन की स्क्रीन पर मुतहरिक हो रहे थे। बज़ाहिर उसकी आंखें छत को घूर रही थी। वो सरस्वती को कोठरी में पहुंचाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। फ़ोन की घंटी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो जनाना हॉल कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे के बिल्कुल सामने फ़ोन लगा था। उसने रिसीवर उठाते हुए सामने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1:30 बज रहा था। अल्लाह रहम करे, उसने दिल ही दिल में कहा। हेलो, बारी बात कर रहा हूँ। रोशी बोल रही हूँ। ओह, वो बुरी तरह चौंक पड़ा था। कहाँ से? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। फ़िलहाल दुनिया से। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बारी, मैं कराची जाना नहीं चाह रही, मैं क्या करूँ? मगर अब तो आप एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। उसे हैरत हुई थी। तो क्या हुआ? मैं यहाँ हंगामा मचा दूँगी, तुम आकर ले जाना। वो बहुत सुकून से बात कर रही थी। यहीं मचा लिया होता हंगामा। वो उसके बेसरोपा प्रोग्राम पर झुला गया। मौका नहीं मिला, इरादा तो था, वो इत्मीनान से कह रही थी। देखें, आप कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी, उसने तंबीह की। तो मुझे नहीं रोक सकते। देख लेना, मैं साबित कर दूँगी कि मैं दिलावर ख़ान की पोती हूँ। मुझे अफसोस है, मैं आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। उसने रिसीवर लटका दिया और बाहर की तरफ बढ़ा। घंटी दोबारा चीख पड़ी। बारी ने गहरा सांस लेकर फ़ोन की तरफ बढ़ा। घंटी बजती रही। नाचारों से रिसीवर उठाना पड़ा। जी। फ़ोन क्यों बंद कर दिया? क्या तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो जो मैं करने जा रही हूँ? वो बरहमी से कह रही थी। बारी की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। क्या करने जा रही हैं आप? वो जैसे बेचारगी से पूछ रहा था। जब मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होता। जिसके पास आज़ादी है उसी के पास राहत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्राने तो अब तुम पढ़ोगे। रोशी ने तेज़ी से उसकी बात काट दी। आ रहे हो मुझे लेने या कराची आओगे मेरी डेड बॉडी लेने? जाहिर है बाबा साहब मुझे जागीर से बाहर तो दफन नहीं करेंगे। गुल्लो से बात कराएं। वो वाकई परेशान हो गया। वो बोर्डिंग कार्ड्स के चक्कर में मुझसे खासी दूर है। यूँ भी बात करना बेकार है। उसने रिसीवर रख दिया था। भारी रिसीवर को घूरता रहा। वो सख्त तशवीश में मुब्तला हो गया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। उसकी चाल बहुत आहिस्ता थी। वो ढीले ढीले हाथों से अपने गिरबान के बटन खोलता हुआ जीने तय कर रहा था। सब की सब घोड़े बेच कर सो रही थी। यहाँ वाले मुस्तकिल मुलाजमीन और साथ आई हुई खल्लू उनके जागने के इंतज़ार में अपने कई काम रोके बैठे थे कि खुदा मालूम कब महशर जाग उठे और नाश्ते का रन पड़े। आप जब से आई हो बीबी इसी तरह बैठी हो? चाय लाऊं आपके लिए? कल्लो ने उसके चेहरे से उसके मूड का अंदाज़ा लगा लिया था, लिहाजा डरते डरते पूछ रही थी। अपने पास रखो अपनी चाय। वो पलट कर घुराई। कल्लो बेचारी उल्टे पांव दौड़ गई। रोशी ने चारों तरफ देखा और फ़ोन की तरफ बढ़ी। फ़ोन गुल्लो के करीब था जो बेसुध हो रही थी। उसने नंबर डायल किया और 2 जानों होकर बैठ गई। हेलो। दूसरी तरफ मामा बिल्ली थी। मामा, खाला सो रही हैं या जाग रही हैं? पता नहीं बीबी, मैं काफ़ी देर से बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ। उनका इशारा लड़कों की तरफ था। इतनी लेट हो गई आज? रोशी को हैरत थी। बाबा साहब सिराय गए हुए हैं आज 5 बजे सुबह से। सबके मज़े आए हुए हैं, वो हंसकर बता रही थी। हाय, अच्छा, कहीं बारी तो उनके साथ नहीं गया? उसका दिल बड़ी ज़ोर से धड़का।
नहीं, वो नहीं गए। अच्छा ज़रा बुला दो। आप होल्ड करें, बुलाती हूँ। रोशी बेचैनी से इंतज़ार करने लगी, साथ साथ गुल्लो को भी देखती जाती थी। अब क्या है? एयरपीस में बारीकी बेजार सी आवाज़ उभरी। मेरे दिल को ज़रा चैन नहीं, तुम बहुत याद आ रहे हो, खाला बहुत याद आ रही हैं, क्या करूँ? इतनी दूर पहुंचकर भी आप मुझे चैन से नहीं बैठने देंगी? वो झुल्ला रहा था। मैं बेचैन हूँ तो तुम्हें क्यों चैन से बैठने दूँ? वो उलट पड़ी। बारी जी, देखो मुझे संभालो, मुझे किसी तरह बहलाओ, वरना याद रखो यही कैफियत चंद घंटे और रही तो मैं मौत को गले लगा लूँगी। वो सब क्या कर रही हैं? बारी का लहजा सर्द था। सो रही हैं। उसकी आवाज़ भरा गई। आप भी सो जाइए, नींद पूरी होगी तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बारी ने बड़े बेरहम अंदाज में मशवरा देकर खटाक से रिसीवर रख दिया था। अब ऐसी तबीयत नहीं है हमारी जो सोने से ठीक हो जाए। रिसीवर हुनूज़ उसके हाथ में था। उसने करीब सोती गुल्लो की सिम देखा, फिर सोफ़ा कम बेड पर लेटती हुई रूबी पर नज़र डाली। उसके बिल्कुल नज़दीक कारपेट पर मोना कुशन के जम गफ़ीर में बेसुध हो रही थी। बाकी लड़कियां ऊपर कमरों में थीं। कितनी खुशनसीब हैं ये सब। उसे रश्क आया। एक मैं हूँ और मेरा दिल है जैसे कैद में फड़फड़ाता हुआ परिंदा। काश मैं कोई चिड़िया होती, दाना ढूंढती, अंडे सीती, तिनके जमा करती, कितनी मसरूफ़ियत होती और कितना सुख होता। परिंदों के दिल तो इस तरह नहीं सताते होंगे, सिर्फ खून पंप करते होंगे, ना बेकरार होते होंगे, ना उदास, ना गिरफ्तार होंगे, ना पागल, ना तड़पते होंगे, ना फड़फड़ाते होंगे। खुली व बसीत फ़िज़ा की तरह उनका इश्क भी आज़ाद होता होगा, ना वसावस में उलझता होगा, ना तरसता होगा। खुशी उन्हें ढूंढती फिरती होगी। काश मेरा दिल मेरी दस्तरस में होता, बिल्कुल इसी तरह जैसे डाल में अटकी कोपिल मैं हाथ बढ़ाकर नोचकर फेंक देती, जिस्म जहाँ आराम में आ जाते, और फिर मैं भी इन सब की तरह हाथ फैलाकर बेखबर सोती। इस पर अजीब दीवानगी तारी थी। उसने फिर नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फ़ोन बारी ने उठाया था। जी, मैं हूँ रोशी। मज़ारों का खून पसीना टेलीफोन के बिलों के ज़रिए बहा देना कोई इंसानियत नहीं है। उसका लहजा बड़ा गुस्ताख सा था। मेरे बाप का माल है, जैसे चाहे उड़ाऊंगी, किसी को क्या? वो तल्खी से बोली। अब क्या हुआ? उसने क्रोध भरे अंदाज में सवाल किया। बारी, मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा। मुझे बताओ, बाबा साहब मुझे खाला से दूर क्यों रखना चाह रहे हैं? इतनी अच्छी तो है वो, क्या पापा उन्हें आज हरी पूल ले जाएंगे? मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, बराए मेहरबानी। अब आप मुझे सुन रही हैं? मुझे हरगिज़ फ़ोन मत कीजिएगा, हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहा हूँ। उसने बात मुकम्मल होते ही फ़ौरन रिसीवर रख दिया था। मारे तैश के रोशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा पूरा वजूद धमाके से उड़ जाएगा। वो रिसीवर क्रेडल पर डालना भूल गई थी। सारा जिस्म हौले हौले काँप रहा था। किसका फ़ोन था? गुल्लो ने करवट बदलते हुए उनूदगी के आलम में उसे देखकर सवाल किया। किसी का नहीं, मैंने घर किया था। उसने आहिस्तगी से रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। बारी, जी चाह रहा टकटकी पर बंधवाकर इतने कोड़े लगवाऊं कि तुम्हारे खून से ज़मीन रंगीन हो जाए और तुम्हारा बेबुनियाद हुरूर खाक में मिल जाए। मुठ्ठियाँ खोल रही थी, भींच रही थी। उसके दिमाग में चंगेज़ी किस्म के ख्यालात बर्पा होने लगे। मुठ्ठियाँ खोल रही थी, भींच रही थी। 7C से बाहर समंदर ठांठे मार रहा था और अंदर शोर वूल का एक समंदर बर्पा हुआ था। वो सब जाग चुकी थी। आज़ादी के एहसास से खामखा कह कहे उमड़ रहे थे। भाई, ये बाबा साहब की आनन फानन मेहरबानी बिल्कुल समझ में नहीं आई। मोना सबसे पहले बाथरूम से बरामद हुई और हैरानी का इजहार कर रही थी, जबकि घर में खुसूसी मेहमान मौजूद थे। शीनो ने उचटती नज़र रोशी पर डाली, जो सूटकेस से अपने कपड़े निकाल रही थी। ये तो है, जरी ने अपनी चोटी के बल खोलना शुरू किए हैं। शायद रोशी को आइडिया हो। रूबी ने मतवक्का इंकशाफ की आस में रोशी की तरफ देखा। मुझसे कोई बात ना करे, वो फाड़ खाने को दौड़ी। हाँ, इससे कोई बात ना करे, ये यूं भी अपसेट होगी। शीनो अपने कपड़े उठाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी जहर रोशी की नस नस में उतर गया। उफ़, कितने शानदार पराठे बन रहे हैं, खुशबू बता रही है। तानिया ने अंदर सांस खींचकर जल्दी से फ़िज़ा बहाल करने की कोशिश की। मामा से अच्छे पराठे तो कोई नहीं बना सकता। मोना को मामा के पराठे याद आए। कल्लो भी उन्हीं की असिस्टेंट है, फ़िक्र ना करें। गुल्लो मुस्कुराई। असिस्टेंट तो उनकी सरस्वती भी है। क्या नक्शा बनाती है पाकिस्तान का, बग़ैर कश्मीर के। जरी ने गिरह लगाकर सबको कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। आप भी, मैं ड्राइवर के साथ करीबी बाज़ार तक हुआ हूँ। रोशी ने बाजू पर कपड़े लटकाए हुए जरी से मुखातिब थी। अकेली क्या लोगी? अभी तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मोना ने मदाखलत की। अकेली कहाँ, ड्राइवर भी तो होगा। और ये कि मेरे पास वक्त नहीं है। उसके अंदाज में अजीब सा खोया खोयापन साफ महसूस हो रहा था। वो सब चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी।
जल्दी आ जाऊंगी, वो फिर बोली। अच्छा ठीक है, मगर देखो जल्दी आ जाना। जरी ने कुछ सोचते हुए इजाज़त दे दी। आप फ़िक्र न करें, वसूल करके पहले नाश्ता तो कर लो, गुल्लो ने टोका। वसूल करने जा रही हूँ मगर नाश्ता करने का मूड नहीं, वो उसी तरह गुमसुम अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। इसकी थकन नहीं उतरी अभी शायद, मोना ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, बाज़ार तो रात तक खुले रहते हैं, शीनो ने तल्खी से कहा। तो मोना बस उसकी तरफ देख कर रह गई। वसूल के बाद नाश्ता का गलगला शुरू हुआ। सुबह के 10 बज रहे थे। रोशी सियाह कपड़े बदल कर जा चुकी थी। वो सब फिल्म लगाकर लाउंज में ढेर हो गई थी। उन्हें पता तक ना चला कि रोशी कब वापस आई और ऊपर कमरे में चली गई। फिल्म देखने के बाद वो शाम को समंदर की सैर का प्रोग्राम बना रही थी, जब फातिमा नौकरानी ने उन्हें बताया कि ऊपर के कमरे के लॉक नहीं खुल रहे, उसे सफाई करना है। शायद लॉक ख़राब हो गया है या अंदर से बंद हो गया है। अंदर कौन है जो बंद करेगा? जरी ने मोना की शक्ल देखी। रोशी नहीं आई अभी तक। माँ गुल्लो ने चौंक कर वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। दोपहर का 1 बज चुका था। मोना, रोशी नहीं आई। जरी का कलेजा धक से रह गया। तफसीली शॉपिंग कर रही होगी, माल पैसा बहुत है। शीनो हंसी। आपके पास चाबी होगी, मुझे दे दीजिए, शायद खुद ब खुद लॉक हो गया हो। उन तालों में यही तो खराबी है। फातिमा ने जरी से चाबी मांगी। अरे तुम्हें चाबी की पड़ी है, मुझे रोशी की फ़िक्र लग गई है। बाबा साहब खाल खिंचवा देंगे मेरी। गुल्लो बेहद परेशान थी। उसे अकेला भेजने की ज़रूरत ही क्या थी? शीनो ने फिर तड़क कर कहा। मोना, फातिमा को चाबियां दे दो दरवाजे की, उसे तो टालो, शीनो बड़बड़ाई। गुल्लो ने सुनी अनसुनी कर दी थी। वो अभी पैसेज में ही थी कि अख्तर ड्राइवर गेट पर चौकीदार से बातें बनाता दिखाई दे गया। हाय, ड्राइवर तो ये रहा, फिर रोशी कहाँ है? क्या वो अकेली गई है? उन्हें जैसे शौक लगा। अख्तर, वो दूर से ही पुकारी। जी, वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। रोशी भी गई थी तुम्हारे साथ? उनका दिल अनजाने खदशात से कांप रहा था। उसे तो यहाँ के रास्ते का भी नहीं पता था। जी हाँ, तो फिर कहाँ है वो? गुल्लो की जान में जान आई। वो तो जी जल्दी आ गई थी, मेडिकल स्टोर से शायद दवाई लेना थी उन्हें, बस दवाई ले ली और फ़ौरन ही उन्हें वापस ले आया था। किस बात की दवा? उन्हें मज़ीद तशवीश हो गई। अगर कोई दवा चाहिए भी थी तो ड्राइवर ला सकता था, मगर दवा किस मर्ज़ की? क्या हुआ है उसे? वो अजहद फ़िक्रमंद थी। फिर कहाँ है वो जैसे झुलनाई। मेरे सामने तो अंदर गई थी, फिर मैंने उन्हें नहीं देखा। वो यहाँ आने पर बिल्कुल रजामंद नहीं थी। सारा सफ़र उसने बिना बात किए काटा है। यहाँ आकर भी वो बेचैन थी, सोई भी नहीं थी, नाश्ता भी नहीं किया। गुल्लो के दिमाग में फिल्म सी चल पड़ी। मेडिकल स्टोर से क्या लेने गई थी? उन्होंने पलटकर रूबी और बिया की तरफ देखा और फिर जैसे किसी ख्याल से चौंक कर ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें उसका जुमला याद आ गया था जो उसने दरिया बस्ती से रवाना होते हुए बड़े रूहान से अंदाज में कहा था। अल्लाह करे मेरी मैयत ही अब यहाँ आए। गुल्लो सरपट दौड़ती उस कमरे की तरफ आई थी जहाँ फातिमा लॉक खुलने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। ये नहीं खुल रहा बीबी, वो जैसे थक कर बोली थी। गुल्लो ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी। वो ज़मीन से छत तक बने दरीचे की तरफ आई थी जिसके दरमियानी पट उन्होंने सुबह खोले हुए थे, मगर अब वो भी बंद थे और अंदर दबीस पर्दे पड़े हुए थे। गुल्लो पर जैसे वहशत सी तारी हो गई। उन्होंने पास पड़ा हुआ गमला शीशे पर दे मारा। आए हाय, रूबी और बिया की समझ में खाक नहीं आ रहा था। वो हैरान परेशान गुल्लो को देख रही थी। फातिमा ने भी अपनी कोशिशें मुलतवी कर दी। छनाक की आवाज़ के साथ शीशा टूट चुका था। गुल्लो दीवानावार पर्दा हटाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। कमरे का माहौल चूँकि नीम तारीख था, इसलिए फौरी तौर पर कुछ भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो बदस्तूर बगैर पलक झपके अंदर घूर रही थी। चंद लम्हों बाद उन्हें अपने पाँव के नीचे से ज़मीन सरकती हुई महसूस हुई। रोशी सियाह कपड़ों में आरी तिरछी लेटी हुई नज़र आ गई। रूबी, अख्तर और चौकीदार को बुलाकर लाओ, भाग कर जल्दी से। वो सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। क्या हुआ आपा? वो दोनों बदहवास हो गई। देर नहीं करो, जल्दी जाओ। अनजाने वसावस ने उन्हें जैसे बेदम कर दिया था। ये क्या किया रोशी, और क्यों किया? उन्हें पता था वो दरिया बस्ती से रवाना होने से बहुत पहले बहुत चुपचाप सी थी। जाने उसने कितनी बार उनसे कहा था कि वो कराची जाना नहीं चाहती, वो खाला के पास रहना चाहती थी, मगर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि जान पर बना ली जाए। उनका दिल डूब रहा था। रूबी ड्राइवर के साथ दौड़ी और बिया लाउंज की तरफ आनन फानन। ऊपर अफरा तफरी फैल गई। अख्तर चौकीदार के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां और मुलाजमीन हवास वाख्ता एक दूसरे की शक्लें देख रही थी। मोना और तानिया तो बाकायदा रो रही थी। तुम्हें कैसे ध्यान आया? शीनो के भी सारे कज़बल निकले हुए थे। ड्राइवर जो सामने नज़र आ गया था कह रहा था,
वो मेडिकल स्टोर से कोई दवा लाई थी। चलते हुए वो अपसेट भी बहुत लग रही थी। गुल्लो रुहान से होकर बता रही थी। दरवाजे पर पड़ने वाली हर ज़रब पर उनके दिल धड़क उठते। शायद इस बार दरवाज़ा खुलेगा। भला आखिर दरवाज़ा टूट गया और वो सब दरवाजे पर टूट पड़ी। सबसे पहली जस्त जर्री ने लगाई थी। फातिमा ने कमरे की लाइटें ऑन की। सुर्ख कारपेट पर सियाह कपड़ों में मलबूस बेतरतीब लेटी हुई रोशी का चेहरा सफ़ेद और पुरसुकून था। मोना ने उसके रुखसार थपथपाए। रोशी जान, उफ़ खुदाया। रोशी के मर्दनी ने जैसे उसके हवास भी मुर्दा कर दिए थे। मोना खुद को संभालो, जर्री ने टोका। गाड़ी निकालो ड्राइवर। चौकीदार बहुत बूढ़ा था। जरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। दरिया खान, उठा लोगे उसे? वो बहुत मजबूत आसाबी का मुजाहिरा कर रही थी। चौकीदार ने रोशी के कंधे पर लाद लिया। आओ गुल्लो, तुम लोग आराम से बैठो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कोई ज़रूरत नहीं रोने धोने की, फ़ोन कर दूंगी। जरी ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए उन्हें तसल्ली दी और दरिया खान के पीछे चल पड़ी। गुल्लो भी बमुश्किल खुद को घसीट रही थी। सर से पैर तक प्रॉब्लम है ये लड़की। शीनों के अंदाज में बरहमी भी थी और झुंझलाहट भी। फ़िलहाल तो इसे बख्श दें, मोना ने आंखें पूछी। अजीब सा सुकूत तारी हो चुका था। ये इतनी दूर भी निकल सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। तानिया ने लम्हे भर को रोना धोना मौकूफ़ किया। नाशुक्री और पागलपन का जीता जागता नमूना है बस। शीनों की सारी तफरीक ख़तरे में थी। वो तो सभी इसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, मगर जर्री ने सख्ती से मना कर दिया था। अभी गाड़ी ने आधा फासला भी तय न किया होगा और वो फ़ोन की घंटी के इंतज़ार में अपनी अपनी जगह चुप थी। मोना बाजी, घर फ़ोन करूं? रूबी को फ़ौरन ख्याल आया। नहीं, अभी नहीं, लाली ने मना कर दिया। हाँ, अभी ज़रा हॉस्पिटल के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, मोना ने भराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। कमरे में एक बार फिर सुकूत तारी हो गया। माहिन बिस्तर पर खामोश लेटी थी। मामा बिल्ली 2 मरतबा से नाश्ते का पूछ चुकी थी। अभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आ जाओ, उसने कोफ भरे अंदाज में दरवाजे की सिम देखा। दरवाज़ा खुला और बारी दाखिल हुआ। माहिन एकदम उठकर बैठ गई। आपने नाश्ता नहीं किया? कुछ देर खामोश रहने के बाद बारी ने पूछा। बड़ी अम्मी कह रही हैं आपने चूँकि नाश्ता नहीं किया था इसलिए खाना जल्दी लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है, उसने रिखाई से जवाब दिया। जी? बारी ने उलझकर उसकी सिमत बगौर देखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़िक्रमंदी से उसकी सिमत देख रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदाज़ बदस्तूर थे। फिर? वो कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद फिर कहकर खामोश हो गया। कुछ भी नहीं फिर? वो बेजारी से गोया हुई। बारी ने सोचती हुई नज़रों से उसको देखा। उसके इर्द गिर्द बेशुमार रवैयों की गुजरगाहें थीं जिनसे वो रोज़ लम्हा लम्हा गुजरता था। रवैये की मामूली सी तब्दीली हसास तबा पर इल्हाम की तरह उतरती थी। उसने बाग की सिमत खुलने वाली खिड़की की तरफ देखा जो अध खुली थी। पर्दा घिरा हुआ था, उसके बावजूद अध खुले इशारा वाज़ेह था। कल मैंने सरस्वती को दुपट्टा धोने के लिए दिया था, नामालूम कहाँ रख गई है, मिला ही नहीं। तुम उसे ज़रा मेरे पास। माहिन के लहजे में कदरे सुकून था। बारी के हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। वह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरीचे की सिमत बढ़ा। पर्दा पीछे सरकाया। दरीचे दोनों पट खोल दिए। सुबह के वक्त इसे खोल लिया करें, ताज़ा हवा आती है। उसने पलटकर माहिन को देखा। और रात के लिए क्या हुक्म है? वो तन से मुस्कुराई। ये आपका रिहायशी कमरा है, जैसे चाहिए तसर्रुफ़ करें। वो भी मुस्कुराया। तो फिर आप खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। थोड़ा सा खा लें, शाम को आप यावर चचा और जवाद के साथ लंबे सफ़र पर रवाना होंगी। कहीं नहीं जा रही मैं। रोशी कॉलेज से आए तो उसे मेरे पास भेज देना। आप यावर चचा से खुद बात कर लें। रोशी कॉलेज से आए तो भेज देना। ये यावर भाई का मुकदमा कहाँ से शुरू हो गया? बस तो मेरी तरफ से तुम उन्हें पैगाम पहुँचा दो। मेरे दिल में खैराबाद देखने की कोई हसरत नहीं है। वो मेरी सीट बुक करा दें, मैं जल्दी कराची जाना चाहती हूँ। और सरस्वती को बुला दो। उसने गहरी नज़र से बारी का जायज़ा लिया। हल्के बादामी रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस, हाथ पुश्त पर बांधे हुए, किसी ख्याल में उलझा हुआ वो बहुत बेज़रर दिखाई दे रहा था। जालिमों का आलाकार, मगर क्या सादगी है, उसने दिल ही दिल में दाद दी थी। फ़िलहाल तो कोई नया प्रोग्राम सेट नहीं हो सकता, इसलिए कि बाबा सिराए गए हुए हैं। वो गोया इतला थी। अच्छा, उसे हैरत हुई। लड़कियां तो आज बहुत खुश होंगी, उसके मुंह से निकल गया। बारी चुप रहा। माहिन ने उसकी चुप कोई अहमियत ना दी। सरस्वती, मैं उसे मालूम कर लेता हूँ कि उसने दुपट्टा कहाँ रखा है। बारी ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। माहिन की बात उसने फ़ौरन काट दी थी। मुझे उससे एक और बात करना है। उसने निचला होठ दांतों तले दबाकर बारी को सुलगती निगाह में तोला। बारी जाते जाते रुक गया, फिर कुछ सोच कर पलटा। नहायत खुद एतमादी से उसने माहिन के चेहरे पर नज़रें जमा दी थी। एक लम्हे को तो माहिन भी सटपटा गई थी।
माहिन बीबी, जब सब कुछ देख लिया सुन लिया फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? उसके सादा से लहजे में बला की गंभीरता थी। माहिन ने बुरी तरह चौंक कर उसका चेहरा देखा। थोड़े से शर्मिंदा ही नज़र आ जाओ तो ज़रा सा भरम रह जाए ज़िंदगी का, इंसानियत का। माहिन के लहजे में बहुत तपिश थी। बारी ने एक चटती सी नज़र उस पर डाली, फिर मबहम से मुस्कुराया। यूँ भी ज़्यादा बातें करना मेरी आदत नहीं, इसलिए बस यही कहूँगा, मुझे वजाहतों की इजाज़त नहीं। उसने इतना कहकर दरवाज़ा खोला। बारी, माहिन ने बेसाख्ता आवाज़ दी। वो रुक गया और उसकी आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। तुम कौन हो? आपकी तरह मुझे भी इस सवाल के जवाब की तलाश है। वो फ़ौरन बाहर निकल गया था। गुल्लो ने दोपहर 3 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन किया था। उसके लहजे में बेहद परेशानी थी। उसने ताकीद की थी कि फिलफौर दरियाबस्ती फ़ोन करके बाबा साहब को इतला दी जाए। रोशी की हालत सख्त ख़तरे में है। उनका फ़ोन बंद होते ही मोना ने बड़ी इजलत में दरियाबस्ती डायल किया था। उसकी आवाज़ भी कँपकपा रही थी और हाथ भी। हवेली में अटेंडेंट तो ज़ाहिर है बारी ही था। दूसरी तरफ से रिसीवर उसी ने उठाया था। रिसीवर उठाते हुए उसका ध्यान रोशी की तरफ ही गया था। उसने खुद को जैसे तैयार किया। लहजा उसका इंतहाई सख्त था। हेलो, उसने जैसे पत्थर फोड़े। मोना बात कर रही हूँ। मोना के लहजे में गैर मामूलीपन वाज़ेह था। जी मोना बीबी। वो फ़ौरन संभल गया। कौन? बारी? जी मैं हूँ। बाबा साहब सो रहे हैं? उसकी आवाज़ काँप रही थी। जी कुछ कह नहीं सकता, वो सुबह 5 बजे से सिराय चले गए थे, उसने तफसील से जवाब दिया। ओह, और यावर मामू? वो भी सुबह से कहीं गए हुए हैं। अब वो उलझने लगा। खैरियत? खैरियत नहीं है। बाबा साहब को सिराय फ़ोन करके फ़ौरन इतला कर दो कि रोशी ने खुदकुशी कर ली है। रिसीवर बारी के हाथों से फिसलने लगा। जी? उसे अपने कानों पर एतबार ना आया। हाँ बस यही कहना। मोना की आवाज़ भर आ गई। क्या क्या किया है उन्होंने? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। गोलियां खाई हैं, पॉइज़न। अच्छा दुआ करो, खुदा हाफिज़। मोना ने रिसीवर रख दिया था, मगर वो अभी तक कानों से लगाए खड़ा था। रोशी की अपसेट कैफियत याददाश्त में फ़िल्म बनकर चल पड़ी तो अनवान समझ में आने लगा। उसे अपने अंदाज पर जी भरकर नदामत हुई। अगर उसे कुछ हो गया तो ज़मीर की खलिश उसे कभी खुश होने का मौका नहीं देगी। उसका जहन माऊफ होने लगा। इतनी बहादुर हो रोशी? या? उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और सर थाम कर सोचने लगा। आसपास मौजूद हर शय अपनी हकीकत और असर खो रही थी। एकदम से खाली खाली और वीरान लगने लगी। उसने बमुश्किल खुद को संभाल कर सिराई डाल किया। अटेंडेंट ने फ़ौरन बाबा साहब को बुला दिया। बारी बात कर रहा हूँ खान। बोलो। कराची से फ़ोन आया था अभी अभी मोना बीबी का। मोना का? खैरियत? क्या कह रही थी? बाबा साहब एकदम मुस्तैद हो गए। अच्छी खबर नहीं है खान। बारी ने उन्हें खबर के लिए तैयार किया। जल्दी बोलो। बाबा साहब के लहजे में एकदम सख्ती आ गई। रोशी बीबी ने खुदकशी कर ली है। ज़ोर से बोलो, आवाज़ साफ नहीं आ रही। उनकी आवाज़ बाख्तिगी वाज़ेह थी। बारी ने दाएं बाएं देखकर अपने होठ तकरीबन माउथ पीस से लगा लिए। खान, रोशी बीबी ने पॉइज़न खाया है, हॉस्पिटल में है। मोना बीबी बता रही थी उनकी हालत बहुत ख़राब है। क्यों किया उसने ये सब? उनकी आवाज़ गुस्से और सदमे के मिले जुले असर से काँप रही थी। और कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, तुम ऐसा करो, घर में यावर और जवाद समेत फ़िलहाल किसी को इतला न दो। जी बेहतर। आज की कराची जाने वाली किसी फ़्लाइट से मेरी और अपनी सीट बुक करवाओ। मुझे इतला दो, मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचूंगा। तुम कराची फ़ोन न करना, मैं कर रहा हूँ। उनकी आवाज़ में जैसे सदियों की थकन उतर आई थी। फिर ताकीद कर रहा हूँ, घर में किसी को इतला देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वहाँ उसकी खाला भी मौजूद है। मेरे पास पहले ही बहुत से मसले मौजूद हैं। उन्होंने ये कहते ही रिसीवर रख दिया था। बारी ने रिसीवर रखते हुए घड़ी की सिम देखा, फिर फ़ौरन ही रिसीवर दोबारा उठा लिया। अब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट डायल कर रहा था। भाई, तुम्हारे अपने भी तो दुनिया में होंगे जो तुम्हारी फ़िक्र करते होंगे, तुम्हारी हालत पर कुड़ते होंगे। आज वो भी मारे नकाहत के आरिफ के बराबर लेटा हुआ था। बस यार, कौन अपना कौन पराया, अब तो सब बराबर हैं। वो हंसा। हुस्न गमज़े की कशाकश से छटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। और वो क्या है कि 2 घड़ी गम ज़ीस्त उठा मेरी रूह, फिर नज़र आएगा तुझको भी खुदा मेरी रूह। ये दुआ मांगो बुरा वक्त ना आए, वरना आप भी ढूंढेंगे अपनों में वफ़ा मेरी तरह। क्या समझे? अपनेपन की भी कुछ शर्तें होती हैं। यहाँ बिला वजह कोई अपना नहीं होता। वो जहर जहर होकर हंस रहा था। छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ हमारी दरख्वास्त आगे पहुँची? आरिफ ने नया मोड़ लिया। पहुँचा दी, मगर अभी लाल खान की उम्र नहीं बताई। ज़रा तेज़ मिजाज की है घरवाली। आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर लाऊंगा। उसने आसमान की तरफ उड़ते परिंदों की नज़रों से ताक़ुब करते हुए जवाब दिया।
इतनी एहतियातें भी दरवाजे बंद कर देती हैं। किस्मत के बंद दरवाजे को धक्का लगाने के लिए ज़रा हिम्मत भी करना चाहिए। खैर, लाल खान से कहूँगा बर्ड देखवे को जाए तो एक टोकरा फलों का और एक टोकरा मिठाई का लेता जाए। जितने दिन घर वाले फल मिठाई खाएंगे ज़रा नरमी से सोचेंगे, हो सकता है काम बग़ैर मेहनत के बन जाए। वो बड़ा पुरुम्मीद था। माल खा के टरखाना तो कोई अच्छी बात नहीं। उसकी खुददार तबीयत बिलबिलाई। टरखाएंगे क्यों, काम करके दिखाएंगे। अरे मिठाई के टोकरे पर शाह जी से दम करा लेंगे। और बोल, वो हंसा। सेहत देखिए लाल खान की, 10 जवानों पर भारी है, 30 साल और चलेगा भी। इतनी जल्दी बूढ़ी होने वाली आसामी नहीं। औरत तो 4 बच्चे पैदा करती है, वक्त से पहले नानी लगने लगती है। आरिफ ने एक और पत्ता फेंका। अभी तुम्हारी लड़की के जोड़ का नहीं लगता। शादी को 2 साल होकर गुजरेंगे तो तुम्हारी लड़की बराबर की लगेगी। आरिफ ने बात और आगे बढ़ाई। क्यों बोले जा रहा है, मैं तो लाइन पर हूँ। मसला तो घर वाली का है। वो चिढ़ गया। तो तेरे लिए थोड़े ही बोल रहा हूँ, डिक्टेशन दे रहा हूँ। वो हलक फाड़ कर हंसा। क्या दे रहा है भाई? यही कुछ तुम अपनी घरवाली के आगे उगल देना और बस। इतना आसान कहाँ ये सब उगल देना। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। अब तो कमा कर दे रहा है। कमाई वाले मर्द के आगे तो औरत बिछी जाती है। उसने बेहद हैरानी का मुजाहिरा किया। अरे ताबेदार तो बहुत है। इन दोनों रात को मेरे पैर दबाकर सोती है। पर भाई ये औलाद का मामला है। उसने बहुत सोचते हुए जवाब दिया। जहन एक वक्त में जाने कहाँ कहाँ भटक गया था। मगर अब तुम शुरू करो सिलसिला। देख, बड़ी हमदर्दी कर रहा हूँ तुमसे। बड़ी मेहरबानी। उसने आरिफ की बात काट दी। देख रहा हूँ हवा का रुख, ये चलती हवा कहीं बीच में रुक न जाए। आरिफ ने फिर उसे बीच में टोक दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं। उसके जहन में शक का नाग सरसराया तो उसने अज़ली सादगी से मजबूर होकर सच उगलने में ज़रा देर न लगाई। मैं बुरा मान रहा हूँ, खुश हो जाओ। आरिफ ने शाहाना अदा से कहा। जिसने कभी हमदर्दी का मज़ा ना चखा, जिसकी सीधी तदबीरें भी उल्टी पड़ी हों, उसे इतनी जल्दी किसी का एतबार कैसे होगा। तुम बेकसूर हो। उसने बड़े अदल का मुजाहिरा किया। देख भाई, उजड़े हुए से दूसरा उजड़ा हुआ दुख बर्दाश्त नहीं होता। बस इतनी सी बात है। भूखे को दूसरे भूखे की तकलीफ़ महसूस होती है। पेट भरे को भूखे के दुख का पता नहीं लगता। वो पता लगाना नहीं चाहता। आरिफ ने कहा। तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताते। जब भी तुम्हारी बात करता हूँ इधर उधर की हाँकने लगते हो। उसने बमुश्किल उठते हुए आरिफ की सूरत देखते हुए कहा। जिस बात से कुछ हासिल ना होता हो वो बात करने का क्या फ़ायदा। अब हम तो तुझसे वो बात करते हैं जिनमें हल भी हैं और हलवे भी। फिर वो बेहंगम हंसी हंसा। फिर भी मुझे ख्याल तो आता है तुम्हारा। तुम इतने अकेले क्यों हो। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं और फिर लगता बहुत दुखी हो। उसने आरिफ के चेहरे पर नज़रें जमा दी, जैसे जवाब का इंतज़ार करने लगा। तुम्हें किस बात ने या किसने उजाड़ दिया है। तुम इतने दिमाग वाले हो। तुम पर किसका दाव चल गया। बस भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिया मुझे। वो हंसा और खांसी शुरू हो गई। वो परेशान होकर अजियत में मुब्तला उसे देखने लगा। जल्दी जल्दी सीने पर हाथ भी फेरा, मगर खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब हंसने से फंदा लग जाता है तो हंसते क्यों हो। उसने नाराज़गी से कहा। यही तो बात है। ऊपर वाला नहीं चाहता कि हम हंसे। हुक्म अदूली करते हैं और फंस जाती है। वो खांसते खांसते भी बोलने से बाज नहीं रहा। तब वो उसके लिए पानी लेने चला गया। वापस आया तो वो अपनी खांसी पर काबू पा चुका था। उसने गिलास उसे थमा दिया, जो आरिफ ने एक सांस में खाली कर दिया। मत पूछा करो ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर पहले हंसी का फिर खांसी का दौरा पड़ जाए। आरिफ ने गिलास घास पर पटकने के अंदाज में रखा। मैंने तो कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसे सुनकर हंसी आए। वो उलझा। अच्छा। आरिफ मुस्कुराकर बरामदे की तरफ देखने लगा। मुझे तुम्हारे सवाल सुनकर बहरहाल एक शेर याद आ गया। वो क्या कहा है। आए मिर्ज़ा नौशा ने। नज़र लगे न कहीं उसके दस्त बाजू को। ये लोग क्यों मेरे ज़ख़म जिगर को देखते हैं। पर तुम्हारी समझ में खाक ना आया होगा। मगर खैर, हम दूसरों को कहाँ सुनाते हैं। सच्ची बात है, मुझे वाकई समझ नहीं आते तुम्हारे शेर। उसने एतराफ़ किया। एक तो तुम बात पूरी करने नहीं देते, बीच में छलांग मार देते हो। आरिफ के फ़लसफ़ियाना तवातर में फिर खलल हुआ तो वो झुल्ला गया। फ़लसफ़े का तसलसल टूटने से एक ज़रब सी पड़ी थी दिमाग पर। वो बहाली के इंतज़ार में खामोश हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। नाराज़ हो गए। अच्छा, बीच में नहीं बोलूँगा। वो उसे चुप देखकर शर्मिंदा सा हो गया। अरे नहीं यार, नाराज़ वाराज़ नहीं होते हम। जब चुप होते हैं तो कुछ सोच रहे होते हैं। उसने घास नोचते हुए बेजारी से कहा। अब क्या सोचने लगे। अब क्या सोचने लगे। उसे न जाने क्यों आरिफ की सोच से दिलचस्पी होती जा रही थी। कुछ नहीं, बस यही।
आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सलाम भला मेरे बाद। उसे अफसोस हुआ, खामखा उसे छेड़ा, फिर एक शेर, उसका सर पीटने को दिल चाहा था। हाँ जी, तो आज नावल को इसी सस्पेंस पर रोकते हैं। रोशी जो है वो है हॉस्पिटल में, उसने खा लिया है पॉइज़न। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उसका क्या बनता है, वो बचती है या मर जाती है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वो हीरोइन है तो इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाली, कुछ नहीं होना उसने। और बारी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अजीब है वो नौकर, लेकिन नौकर भी है या पता नहीं क्या है, बहुत अजीब सा कैरेक्टर है उसका। मुझे लगता है कभी निगेटिव कैरेक्टर है, कभी मुझे लगता है पॉजिटिव कैरेक्टर है। पता नहीं वो सच में पसंद करता है रोशी को या नहीं, लगता तो है कि वो सच में पसंद करता है रोशी को। और बहुत सारे राज हैं, बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्थी है। और आरिफ अलग है, पता नहीं ये आरिफ कौन है, क्या हाल हुआ है इसका, क्यों ऐसा हाल हुआ है, कौन से किसके इश्क ने उसको बर्बाद कर दिया है। और मुझे कहीं लग रहा है माहिन के बज्जो यानी रोशी की मम्मी, उनका भी एक बहुत ख़तरनाक टाइप का पास्ट है, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। और वो औरत कौन है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। और नावल काफ़ी लंबा है। तो ठीक है, हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में आप भी अपने राय का इजहार करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखें।